Okay, good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Very good morning to all. बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ ग्लैंड्स वगैरह के बारे में बात की थी। हमने बात करी थी कि on the basis of mode of secretion, the glands are of two types, mainly exocrine और endocrine, और कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास इन दोनों का फीचर होता है, तो उनको हम बोलते हैं हेटेरोक्राइन। तो इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे हम। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है इन तीन टाइप्स में, दैट इज होलोक्राइन, मीरोक्राइन एंड एपोक्राइन। ये जो होलोक्राइन होता है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि जो सेल है वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है सेक्रीशन को रिलीज करने के लिए। तो कंप्लीट सेल डिसइंटीग्रेट्स ड्यूरिंग सेक्रीशन, ठीक है। और इसमें डायग्राम में देख सकते हो, सपोज यहां से ये सेल निकल गई सेक्रीशन को लेकर, ये पूरी सेल ग्लैंड से बाहर चली जाएगी डिसइंटीग्रेट होके। तो ये वाली जो स्पेस है, यहाँ पर एक नया सेल आएगा, और यहाँ देख रहे हो जो एडजेसेंट सेल्स थी, ठीक है, उनमें से एक सेल में यहाँ डिवीजन हो रहा है। तो ये जब डिवीजन होगा तो एक सेल ये नई बन जाएगी और टोटल ये दो सेल्स हो जाएंगे। बेटा वीडियो टर्न ऑफ कर लो, योगिता वीडियो टर्न ऑफ करो, ठीक है। तो ये डिवाइडिंग सेल है। सो होलोक्राइन ग्लैंड वो है जिसमें कि सेक्रीशन रिलीज करने के लिए पूरा सेल डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और फिर जो सेल हट गया है उसकी जगह नया सेल लेगा, ठीक है। मीरोक्राइन ग्लैंड किसे बोलते हो? जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्रीशन, यहाँ पर नो पार्ट ऑफ सेल इज released, only secretion is released। सिर्फ सेक्रीशन रिलीज होता है, यहाँ पर सेल में कोई डैमेज नहीं होता मीरोक्राइन के अंदर, ठीक है। और एपोक्राइन, एपो मतलब क्या हुआ? एपो मतलब टिप है। लैपटॉप चला हुआ टिप ऑफ सेल इज पिंच्ड ऑफ। ये देख रहे हो, ये एक सेल है, इसने अपना सेक्रीशन यहाँ इकट्ठा कर लिया बनाकर, और फिर अब ये वाला जो हिस्सा है ये रिलीज हो जाएगा। ये देखो, ये रिलीज हो गया। तो जो टिप है वो रिलीज हो जाएगा, बाद में रिपेयर हो जाएगा सेल का। सेल का जो हिस्सा निकला है, जो टिप है, वो वापस से रिपेयर हो जाएगा, पूरा सेल डैमेज नहीं होगा, ठीक है। कंप्लीट सेल इज not disintegrated. Now, what can be the example of holocrine, merocrine and apocrine gland? Holocrine gland का एग्जाम्पल होगा हमारे जो sebaceous glands होते हैं। sebaceous glands और oil glands जो सीबम सेक्रेट करते हैं, जो बॉडी का जो ऑयल होता है दैट इज कॉल्ड सीबम, ठीक है। मीरोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जांपल होता है Sweat glands. स्वेट ग्लैंड्स, यस, ठीक है। ज्यादातर जो ग्लैंड्स हैं इस कैटेगरी में ही आते हैं। सलाइवरी ग्लैंड हो गया, यस, बिल्कुल सही बात है। मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स आर मीरोक्राइन। एपोक्राइन में कौन सा आता है? Mammary. मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड्स दे आर अ टाइप ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड। और एक ग्लैंड और है जो वैसे तो सेबेशियस की कैटेगरी में है, बट उसको हम एपोक्राइन में रखते हैं, ठीक है। ईयर वैक्स ग्लैंड्स जो होते हैं उनका नाम मालूम है? Cerumen. सेरुमिनस। हाँ, एक्चुअली होता क्या है ना, सेरुमिनस ग्लैंड में होलोक्राइन पार्ट भी है और एपोक्राइन पार्ट भी है,
लेकिन जो इसमें आपका सेक्रेटरी पार्ट होता है ग्लैंड का, वहां पर जो सेल्स पाए जाते हैं वो एपोक्राइन टाइप के होंगे, ठीक है। तो इसलिए सेरेमिनस ग्लैंड को भी किस में रख दो, एपोक्राइन पे। और मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया होगा, उसमें शायद आंसर होलोक्राइन है, उसको जरा करेक्ट कर लेना, ठीक है, उसको कर लेना सेरेमिनस ग्लैंड के ऊपर, तो उसको आंसर कर लेना एपोक्राइन, ठीक। सर पिंच्ड ऑफ का मीन्स क्या है? पिंच मतलब क्या, पिंच मतलब क्या होता है, कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी, चुटकी के लिए टर्म ये यूज करते हैं इंग्लिश में, पिंच, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ थोड़ा सा हिस्सा, सेल का जो टिप है वो उसका थोड़ा सा हिस्सा है वो रिमूव हो गया, ठीक है। पिंच्ड ऑफ को यहां पर कह दो ब्रेक्स ऑफ, ठीक। तो ये तो हो गए आपके टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। इसके बाद हम एक और तरीके से ग्लैंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेक्रीशन, कि ग्लैंड जो सेक्रीशन रिलीज कर रहा है उसमें म्यूकस ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, या मॉडरेट अमाउंट दोनों के हैं। तो म्यूकस ग्लैंड्स जैसा कि नाम बता रहा है, जो भी सेक्रीशन होगा वो कैसा होगा, म्यूकस रिच होगा, और ऐसी सेक्रीशन को म्यूकोइड सेक्रीशन बोलते हैं। सीरस सेक्रीशन कैसा होता है, इसमें वाटर ज्यादा होता है, तो वाटरी सेक्रीशन है ये, ठीक है। और मिक्स ग्लैंड में दोनों चीजें लगभग इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगी, म्यूकोइड भी है और ये सीरस भी है, ठीक है। म्यूकस रिलीज करने वाले जो सेल्स हैं उनको बोलोगे म्यूकोसाइट्स, म्यूकस रिलीज करने वाले सेल्स हैं म्यूकोसाइट्स, और वाटरी सेक्रेशन रिलीज करने वाले सेल्स होंगे सीरोसाइट्स। तो इनमें म्यूकोसाइट्स ज्यादा हैं, इनमें सीरोसाइट्स ज्यादा हैं, और इसमें लगभग इक्वल नंबर है, इक्वल नंबर ऑफ म्यूकोसाइट्स एंड सीरोसाइट्स। तो हमारे पास 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, कौन कौन से हैं सलाइवरी ग्लैंड्स? पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल। बिल्कुल सही बात है, पैरोटिड है, सबलिंगुअल है, और सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी उसी को बोलते हैं। तो म्यूकस रिच सेक्रीशन रिलीज होता है हमारे सबलिंगुअल ग्लैंड से, और एक यूनिसेलुलर ग्लैंड भी है, गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स। हाँ, तो उसमें भी म्यूकस बहुत ज्यादा होता है। सीरस की बात करोगे तो इसका एग्जांपल हो जाएगा पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड्स है। और मिक्स की बात करोगे तो एक बच गया, कौन सा, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स को इन 3 कैटेगरीज में हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इन सलाइवरी ग्लैंड्स में से लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है? Largest parotid, Largest is parotid and sublingual is smallest. smallest salivary gland. सर टाइसन्स ग्लैंड म्यूकस ग्लैंड में आएगा? टाइसन्स ग्लैंड नहीं, म्यूकस में तो नहीं आएगा। टाइसन वाला सीबम ऑयली सेक्रेशन रिलीज करता है, अच्छा, वो सेबेशियस की कैटेगरी है, ठीक है। ठीक है। ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है पैरोटिड, और स्मॉलेस्ट है आपका सबलिंगुअल, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेक्रेशन ये 3 टाइप के ग्लैंड्स हैं, म्यूकस, सीरस और मिक्स्ड। फिर इसके बाद हम कर चुके थे, नेक्स्ट आता है आपका सेल जंक्शन। क्या होते हैं सेल जंक्शंस? जो भी एपिथेलियल टिश्यू
के सेल्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं इन जंक्शन से, और हम इन जंक्शंस को बोलते हैं सेल जंक्शन। वैसे तो हम कहते हैं कि these cell junctions they are the characteristics of epithelial tissue, ये एपिथेलियल टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन क्या सेल जंक्शन सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में ही प्रेजेंट होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सेल जंक्शंस अदर टिश्यूज में भी होते हैं, बट सारे टाइप्स के जो सेल जंक्शन हैं वो इसमें एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मस्कुलर टिश्यू है तो मस्कुलर टिश्यू में, हाँ, मसल टिश्यू में ये वाला जंक्शन भी पाया जाएगा, गैप जंक्शन। इंटरकैलेटेड डिस्क। कौन सा? इंटरकैलेटेड डिस्क। हाँ, इंटरकैलेटेड डेस्मोसोम्स भी हैं उसके अंदर। और अगर नर्वस टिश्यू की बात करोगे तो वहां एस्ट्रोसाइट्स पढ़ते हो, एस्ट्रोसाइट्स में टाइट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, बट हम ये जो बात कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये इसलिए है क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू में सारे ही टाइप के सेल जंक्शन होते हैं। बाकी जो टिश्यूज हैं उनमें इनमें से कोई एक या दो टाइप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यू का। नाउ एज पर एनसीईआरटी हम बात करें तो एनसीईआरटी ने ये कहा है कि सेल जंक्शन 3 टाइप के, 3 टाइप्स। अब ये 3 टाइप्स कौन से हैं? टाइट जंक्शंस, अधेरिंग जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। जैसा कि नाम है टाइट जंक्शन, तो टाइट जंक्शन का फंक्शन क्या बताया एनसीईआरटी ने कि इट प्रिवेंट्स any leakage from the cell, leakage of substance, लीकेज अक्रॉस द टिश्यू, ये लीकेज प्रिवेंट करता है। और जैसा कि इसका नाम है अधेरिंग, तो इसका काम है सीमेंटिंग ऑफ सेल्स टुगेदर, राइट, बिल्कुल सही बात है। और गैप जंक्शन जो है ये एक तरीके का communication junction. है, ये कम्युनिकेशन जंक्शन है। तो इसके बारे में एनसीईआरटी ने कहा है कि इट इज इन्वॉल्व्ड इन Transfer of substances from the cells. एक्सचेंज ऑफ आयंस, ऐसे ही लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट याद रखना, आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड sometimes big molecules between adjacent cells। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी बेसिक डेफिनेशन की। अब यहाँ पर देखो ये जो डायग्राम है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, थोड़ा स्पेस आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो सेल्स दिखाए हुए हैं, ये तो न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये एक सेल दिखाया हुआ है पूरा ये, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाए हुए हैं ये क्या है? दीज आर माइक्रोविलाई। दैट मींस ये जो सेल है ये इन्होंने कहां से लिया है? इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से। और यहाँ पर देख सकते हो सेल का शेप कैसा है, कैसा शेप लग रहा है? कॉलमनर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो थी उसमें कौन सी एपिथेलियम थी? सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड। बिल्कुल ठीक बात है, यानी ये जो हिस्सा है ये ल्यूमेन है, इंटेस्टाइन की कैविटी है। तो कोई सब्सटेंस जो है जब भी एब्जॉर्ब होगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन यहां से होनी है, माइक्रोविलाई से, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू होनी चाहिए। या जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो यहां से होनी चाहिए क्या? इधर से एंटर करना चाहिए? नो, दो सेल्स के बीच में से नहीं जाएगा सब्सटेंस। किसके बीच में, मतलब किस में से जाएगा? सेल के अंदर से जाएगा। ठीक है, यानी उसको इंटेस्टाइनल
जो सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में जाना होगा, फिर साइटोप्लाज्म में कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी और उसके बाद वो जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन में। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद उसको कौन मिलेगा? कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट होंगी? blood, ब्लड वेसल। तब वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो सेल्स के बीच में से सब्सटेंस जा रहा है, और इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इन दोनों सेल्स के बीच में यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन दिखाया गया है दैट इज कॉल्ड टाइट जंक्शन। तो सबसे बाहर की तरफ यानी ल्यूमेन की तरफ जो जंक्शन प्रेजेंट है दैट इज टाइट जंक्शन। उसके बाद का जितना भी रीजन है बीच का, वहां पर बेसिकली सीमेंटिंग का रोल है। ठीक है, तो सीमेंटिंग के लिए कौन सा जंक्शन होता है? मेनली अधेरेंस। अधेरिंग जंक्शन। तो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ने तो सिर्फ ये कह दिया है कि बीच में जो जंक्शन है जो सीमेंटिंग ऑफ सेल्स का काम करता है वो अधेरिंग जंक्शन है। लेकिन अगर हम अधेरिंग जंक्शन को प्रगति म्यूट करो अपने आप को। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं अधेरिंग जंक्शन भी दो टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में किसी ने डाउट पूछा था तो मैंने कहा था कि सेल जंक्शन पढ़ेंगे तब बताएंगे। अधेरिंग जंक्शन जो है इसमें जंक्शनल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, और जो जंक्शनल प्रोटीन्स हैं अगर वो पूरा एक रीजन में प्रेजेंट है, पूरे एक रीजन में प्रेजेंट है, तब उसको बोलते हैं जोन्यूला अधेरेंस। और अगर वो स्पॉट के फॉर्म में यानी पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो बेटा उसको बोलते हैं मैक्यूला अधेरेंस। मैकुला वर्ड कभी देखोगे बायो में तो मैकुला का मतलब आता है स्पॉट। ठीक है, और ये जो स्पॉट वाला जो है ये मैकुला अधेरेंस, इसको हम स्पॉट डेस्मोसोम बोलते हैं। स्पॉट डेस्मोसोम। ठीक है, तो बेसिकली एनसीईआरटी ने जिसकी बात करी है वो जोनुला अधेरेंस है कि इफ द जंक्शनल proteins are present continuously to mark a region or zone, पूरा एक जोन प्रेजेंट है प्रोटीन का तो हम उसको जोनुला अधेरेंस कह देते हैं। और यहां मैंने तुम्हें बता दिया स्पॉट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट दिखा रखा है ऊपर का, इसमें जो रेड कलर का पूरा पोर्शन है ना, ये तो हम दो सेल्स को साइड से देख रहे हैं। अगर इसका हम 3D व्यू देखते सेल का तो हमको यहाँ पर ये पूरा एक रीजन दिखाई देता। ठीक है, ऐसा पूरा एक रीजन दिखाई देता जिसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते, जंक्शनल प्रोटीन। मान लो कि ये जो सेल हम देख रहे हैं इस सेल की ये वेंट्रल साइड है, तो इसके पीछे भी तो एक सेल होगा कि नहीं? Yes. तो इसके पीछे जो सेल है उसके साथ ये पूरा एक लेयर बना हुआ है प्रोटीन्स का, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जोनुला अधेरेंस। इसको बोलते हैं जोनुला अधेरेंस। ये एरो कहाँ जा रहा है? ये, और ये देख रहे हो ये दोनों स्पॉट के फॉर्म में प्रेजेंट है। स्पॉट जिसको डेस्मोसोम या मैकुला अधेरेंस बोल सकते हैं। डेस्मोसोम की एक और कैटेगरी होती है। देखो स्पॉट डेस्मोसोम का काम है दो एडजेसेंट सेल्स को आपस में जोड़ना है, लेकिन कुछ ऐसे डेस्मोसोम्स भी होते हैं जो कि सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच कर रहे होते हैं। जैसे ये देख सकते हो, ये वाले जो है ये उसको किससे जोड़ रहे हैं? देखो ये क्या है? बेसल लैमिना। बेसल लैमिना किसका पार्ट होता है? Basement membrane. Basement membrane. मेम्ब्रेन का। तो यहाँ पर एक तो सेल है और दूसरा नॉन लिविंग लेयर है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? हेमीडेस्मोसोम। So what is the difference between desmosome and hemidesmosome?
डेस्मोसोम दो लिविंग सेल्स, हाँ, दो लिविंग सेल्स को कनेक्ट कर रहा है, और हेमीडेस्मोसोम किसको कनेक्ट कर रहा है? डेड सेल। लिविंग सेल और नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाँ, नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन को। और ये जितने भी डेस्मोसोम हैं ये भी क्या है? दीज आर आल्सो टाइप ऑफ अधेरिंग जंक्शन। खुशी बेटा, बताया तो मैंने डेस्मोसोम क्या होता है। अच्छा, इसकी वर्ड को भी अगर स्प्लिटिंग कर दो तो भी समझ में आ जाएगा। डेस्मोसोम, डेस्मा वर्ड जो होता है, डेस्मा मतलब है जॉइंट, और सोमा वर्ड जो आता है वो होता है बॉडी, बेसिकली बॉडी दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो कुल मिलाकर के मतलब ये हुआ कि जो डेस्मोसोम है, दीज आर द प्रोटीन्स which are present at the joint of cells। ठीक है, तो ये होते हैं डेस्मोसोम। अब आ जाओ गैप जंक्शन पे। ये वाला जो रीजन है सबसे अंदर की तरफ, देखो एक्सचेंज अगर करना है सेल्स को तो सबसे अंदर की तरफ से करेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर इनको एक दूसरे मतलब जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनके बीच में टनल बनाने पड़ेंगे। तो वो मैं बता देता हूँ तुम्हें क्या है। Gap junction, these are made up of connexons। ये जो कनेक्सॉन है ये क्या है? ये सिलिंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर है which is made up of protein known as कनेक्सिन। देखो नाम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में कनेक्शन कर रहा है, तो प्रोटीन का नाम क्या हो गया? कनेक्सिन। और इस प्रोटीन से जो सिलेंडर बना है, जो टनल बना है, उसका नाम क्या हो गया? कनेक्सॉन। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से, ओहो जस्ट अ मिनट, ये मैं दो सेल्स ले लूं, तो यहाँ पर ये जो एक सिलेंडर ऐसे बना हुआ है, ऐसे, दिस इज व्हाट, क्या बोलोगे इसको? कनेक्सॉन। कनेक्शन। एक जो कनेक्सॉन है उसके अंदर कितने कनेक्शन होते हैं? 6 कनेक्शन। 6 कनेक्शन प्रोटीन्स। ठीक है, तो 6 कनेक्शन प्रोटीन मिलके एक कनेक्शन बना देते हैं, और इस कनेक्शन के बीच में जो स्पेस होता है वहां से जो मटेरियल है वो दोनों सेल्स के बीच में एक्सचेंज हो सकता है। यानी ये क्या हो गया आपका? गैप जंक्शन। अच्छा, ये जो गैप जंक्शन है हम कह रहे हैं ये एक टाइप का क्या है? कम्युनिकेशन जंक्शन। तो कम्युनिकेशन जंक्शन अगर मैं कहूं एनिमल सेल में, इन एनिमल सेल, देन इट इज गैप जंक्शन। और अगर मैं इसको प्लांट सेल में बोलूं तो प्लाज्मोडेस्माटा। यस, प्लाज्मोडेस्माटा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेशन जंक्शन ये एनिमल सेल में हो गया, और अगर मैं प्लांट सेल में कहूं, प्लांट सेल में यही रोल कौन निभा रहा है? प्लाज्मोडेस्माटा। अब देखो इसके अंदर भी ना ये वर्ड आ गया डेस्मा, और प्लाज्मो। तो प्लांट सेल में दो सेल्स जो होते हैं एडजेसेंट सेल्स, उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने वाला क्या कहलाता है? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है आपको गैप जंक्शन। सर यस सर, एक बार मैकुला एडहेरेंस के बारे में दोबारा बता दो। मैकुला अधेरेंस के बारे में बता देता हूँ। देखो अधेरिंग जंक्शन के बारे में मैंने ये बताया कि ये जो अधेरिंग जंक्शन है ये सेल्स की सीमेंटिंग करता है। अब सीमेंट क्या है? सीमेंट जो लगी है दो सेल्स के बीच में,
अगर वो पूरी लेयर के फॉर्म में लगी है, सीमेंट यानी प्रोटीन्स की बात हो रही है, अगर वो पूरे लेयर के फॉर्म में लगी है तब उसको बोलते हैं जोन्यूला अधेरेंस, ठीक है। और अगर वो पैचेस में लगी है, पैचेस यानी स्पॉट्स के फॉर्म में, पूरी तरीके से नहीं लगी हुई है लेयर की तरह, तब उसको क्या बोलोगे? मैकुला अधेरेंस। याद करो जब ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, यस सर, ठीक है, और आई का भी स्ट्रक्चर, तो ईयर के स्ट्रक्चर में याद है कुछ मैकुला करके पढ़ा होता है? मैकुला लुटिया। Macular dense. नहीं, ईयर आई में में नहीं होता है है मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा, मैकुला आई में होता है सर। मैकुला आई में होता है। मैकुला लुटिया। देखो स्पॉट वर्ड आ गया। यस सर, ठीक है। यस सर। ईयर में नहीं होता मैकुला, होता है। वेस्टिबुलर अपरेटस में होता है। ये नहीं पढ़े ईयर में दो चीज होती, क्रिस्टी और मैकुला। एंड मैकुला। Yes. हाँ, तो यहाँ पर ये भी तो होता है, ये इसको भी स्पॉट ही बोलते हो, ठीक है, ईयर में है। और एक बिटिया ने अभी क्या बोला? मैकुला डेंसा। ये देखो नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन में डीसीटी, डीसीटी के कुछ सेल्स दे अपीयर डार्क ड्यू टू स्पॉट्स। अगेन इनको क्या बोला जाता है? मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा। और ये जो मैकुला डेंसा होते हैं नेफ्रॉन में, ये होते हैं कीमो सेंसिटिव, यानी केमिकल्स के लिए सेंसिटिव, कीमो सेंसिटिव। और वो भी कौन से आयन के लिए? सोडियम आयंस। सोडियम आयन के लिए। तो बेटा वही मैंने कहा, मैकुला वर्ड कहीं भी देखोगे तो वहां किससे रिलेटेड है? ये स्पॉट से रिलेटेड होता है, ठीक है। यहाँ भी देखो डार्क स्पॉटिंग है तो मैकुला डेंसा, और स्पॉट जो है वो काफी डेंस है इसलिए नाम है मैकुला डेंसा। तो इसी तरह जो अधेरिंग जंक्शन है, अगर वो स्पॉट के फॉर्म में है तो क्या नाम हो गया? अरे बोल दो, समझ में आ गया। मैक्यूला एडहेरेंस। Macular एडहेरेंस हो गया। और अगर पूरा पूरा जोन बना रहा है तो उसको सोनोला एडहेरेंस। बस। अच्छा, डेस्मोसोम्स, जो मैकुला अधेरेंस है उसको स्पॉट डेस्मोसोम कहते हैं। कब कहते हैं? जब वो दो लिविंग सेल्स को जोड़ रहा है। और जब एक लिविंग सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन को जोड़ रहा है तब क्या नाम हो जाएगा? डेस्मोसोम हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात और है इसमें ध्यान देने वाली, कि जो बेटा अधेरिंग जंक्शन होते हैं, क्योंकि ये सेल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि अधेरिंग जंक्शंस में आखिर सेल का क्या पार्टिसिपेट करता है, सेल का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? किसी को पता है? Plasma membrane. नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सभी में इन्वॉल्व है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, दोनों की चिपक रही है। लेकिन जो सेल का साइटोस्केलेटन होता है, एक्टिन फिलामेंट। Cytoplasm. साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन में बेटा तुम ये पढ़ोगे जब हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे ना। माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिलामेंट्स वगैरह। हाँ, तो इसमें जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं बेसिकली वो अधेरिंग जंक्शन बना रहे होते हैं। और माइक्रोफिलामेंट में कौन सा प्रोटीन होता है? एक्टिन। एक्टिन होता है। Actin. हाँ, तो यहाँ पर ये एक्टिन का काम होता है अधेरिंग जंक्शन बनाना। कभी ये पूछा जाए माइक्रोविलाई किसने बनाया है, तो ये भी कह देना माइक्रोविलाई फॉर्मेशन इज ऑल्सो ड्यू टू माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। यस सर। बाकी जो साइटोस्केलेटन है इसकी डिटेल हम सेल चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें पूछा जाए सेल का जो शेप है, सेल के शेप में मॉडिफिकेशन आ रही है, जैसे माइक्रोविलाई बन गया तो उसमें कौन रोल प्ले कर रहा है? माइक्रोफिलामेंट। अब मैं कहूँ अमीबा में सूडोपोडिया बना रहा है, तो अमीबा सूडोपोडिया जब बना रहा है
तब उसमें कौन सा साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व है, तो भी आंसर दोगे माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट, क्योंकि सेल का शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, और जब एनिमल साइटोकाइनेसिस होती है, याद है कुछ, यस सर। तो उसमें ऐसा फरो फॉर्मेशन भी Cell होता है। plate. सेल प्लेट वाला बेटा प्लांट सेल में होता है। सेल Animal- फॉर्मेशन होती है ना। हाँ, एनिमल सेल वाले में फरो फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ भी मेम्ब्रेन का शेप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, यस सर। तो यहाँ भी किसका रोल आ जाएगा, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट का आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सेल जंक्शंस। तो 3 तरीके के सेल जंक्शन है एज पर एनसीईआरटी, और फिर थोड़ा सा मैंने इसमें आपको बता दिया कि अधेरिंग जंक्शंस भी जो हैं वो 2 टाइप के हैं, और गैप जंक्शन किससे मिलके बने हुए हैं, ये गैप जंक्शन कनेक्सॉन होता है, और ये मिलके बना होता है 6 कनेक्सिन के जो प्रोटीन्स हैं उनकी अरेंजमेंट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सकता है। ठीक है, तो that is all about epithelial tissue. Epithelial tissue beta complete हो गया. Now let us move on to the second tissue. Second tissue कौन सा था? Connective tissue. कनेक्टिव Tissue. बिल्कुल ठीक बात है। तो जब हमने epithelial tissue स्टार्ट किया तो हमने बात करी कि भाई epithelial tissue जो है वो कौन सी जर्म लेयर से बनता है, तीनों जर्म लेयर से बनता है। कनेक्टिव टिश्यू कौन सी जर्म लेयर से डिराइव होता है? Mesoderm. कनेक्टिव टिश्यू डिराइव होता है मेसोडर्म से। नाउ अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से क्लासिफाई करें कनेक्टिव टिश्यू को, तो कनेक्टिव टिश्यू इज मेनली ऑफ 3 ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू या डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे होगे? इतना तो हमें पता है कि कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, फाइबर्स होता है, Ground फाइबर्स के साथ substance. ग्राउंड सब्सटेंस Matrix. होते हैं, मैट्रिक्स। हाँ इसी को बेटा मैट्रिक्स कहते हैं, और साथ में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम देखो सेल्स तो पूरे ही बॉडी में है, यहाँ पर मेनली ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें, ग्राउंड सब्सटेंस में अगर फाइबर्स कम हो और उनकी अरेंजमेंट भी थोड़ी लूज सी हो, तो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कहलाएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन अगर फाइबर्स की क्वांटिटी ग्राउंड सब्सटेंस में ज्यादा होगी तब वो क्या बना देगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स की अरेंजमेंट कैसी है, क्या वो पैरेलल फॉर्म में अरेंज्ड है या इरेगुलरली अरेंज्ड है? तो अगर पैरेलल फॉर्म में अरेंज्ड है तो उसको रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोल दोगे, तो नाम हो जाएगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और अगर इरेगुलर अरेंजमेंट है तो नाम ही पड़ गया है उसका, डेंस इरेगुलर। फिर बात आती है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की। स्पेशलाइज्ड मतलब वो किसी प्रॉपर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो रहे हैं, और इनमें 2 ब्रॉड कैटेगरीज आती हैं। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो स्केलेटन सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और वो कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी का फ्लूइड पार्ट बनाता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम कहते हैं, दैट इज वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वैस्कुलर यानी it is for conduction of various substances to different parts of the body. Skeletal connective tissue is further classified into bone and cartilage, और vascular connective tissue में हमारे पास मेनली तो ब्लड होता है, और उसके अलावा एक और सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड लिम्फ। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें एरियोलर है और एडिपोज है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है। एरियोलर टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और देखो यहाँ पर एडिपोज टिश्यू को अलग से इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कुछ रीजन्स बॉडी में ऐसे होते हैं जहां पर फैट सेल्स की डिपोजिशन ज्यादा हो जाती है एरियोलर टिश्यू के ही अंदर, तो अब उसको एरियोलर टिश्यू ना कह के उसी को एडिपोज टिश्यू कह दिया जाता है। जहां पर ज्यादातर फैट सेल्स होंगी वो एडिपोज टिश्यू कहलाएगा, बाकी का जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या कहलाएगा, एरियोलर। Areolar. हाँ, तो हम पहले ये जो छोटा सा पार्ट है एडिपोज टिश्यू का उसको कवर कर लेते हैं, फिर हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पे आएंगे।
तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में पहले हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की। आपको पता है एडिपोज टिश्यू जो है इट इज मेड अप ऑफ फैट सेल्स, और फैट सेल्स को हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। तो एडिपोसाइट के टाइप की बेसिस पे कि फैट सेल जो है वो किस टाइप का है, उसके आधार पर ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, दैट इज येलो एडिपोज टिश्यू एंड White adipose. येलो वाले को ही व्हाइट बोलते हो, येलो और व्हाइट एक ही है, ठीक है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू होगा दूसरा, लिख देता हूं मैं, येलो एडिपोज टिश्यू। इसके लिए शॉर्ट में हम ये लिख लेंगे Y80, और दूसरा होगा ब्राउन एडिपोज टिश्यू दैट इज B80। अब ये जो येलो एडिपोज टिश्यू होता है इसमें बेटा जो सेल्स होते हैं, जो एडिपोसाइट्स हैं, उनको बोला जाता है मोनोलोकुलर। तो मोनोलोकुलर का मतलब क्या हुआ? मोनो मतलब होता है सिंगल, और लोक्यूल, लोक्यूल मतलब होता है कंपार्टमेंट। तो ये वाले जो एडिपोसाइट्स हैं इनमें देयर इज अ सिंगल कंपार्टमेंट ऑफ फैट स्टोर्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब दे हैव सिंगल फैट ग्लोब्यूल। अब तुम इस सेल में देख सकते हो ये जो व्हाइट एडिपोसाइट दिखाई गई है इसमें ये वाला जो बीच का पार्ट है ये क्या है? फैट का ग्लोब्यूल है, या इसको लिखा हुआ है लिपिड ड्रॉपलेट। अब बहुत बड़ा सा एक ग्लोब्यूल बन जाता है फैट का, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को सेंटर में जगह नहीं मिलती, और न्यूक्लियस इसका कैसा हो जाता है? पेरिफेरी। पेरिफेरल। लोकेशन इसका हो जाएगा पेरिफेरल, ठीक। वहीं पर मल्टीलोकुलर फैट के अंदर आप देख सकते हो ये एक मल्टीलोकुलर फैट सेल दिख रही है, तो इसमें A, B, C कितने कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं? एक से ज्यादा। तो मल्टी मतलब मेनी, लोक्यूल मतलब कंपार्टमेंट। सो दे हैव मोर देन वन फैट ग्लोब्यूल्स या फैट कंपार्टमेंट या लिपिड ड्रॉपलेट, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस है यहाँ पर न्यूक्लियस की पोजीशन का है, देखो सेंट्रल। यस, यहाँ पर देखोगे तो जो न्यूक्लियस है, उनको न्यूक्लियस के साइड में लेबल कर देता हूँ, न्यूक्लियस यहाँ पर कैसा है? Central. सेंट्रल इन पोजीशन है। फिर तीसरा जो डिफरेंस दिखाई देगा वो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे दिखाई देगा। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर देखो दोनों में किसमें ज्यादा है? Brown. मल्टीलोक्युलर फैट में। मल्टीलोकुलर फैट। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है। और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ ज्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक आयरन का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीम। भाई हीमोग्लोबिन में हीम वाला जो पार्ट है वो क्या होता है? पिगमेंट होता है। हीम बोलो या उसकी जो रिंग है बेटा उसको आप क्या बोलते हैं? Porphyrin ring. पोरफिरिन रिंग बोलते हैं। तो हीम या पोरफायरिन रिंग जो है उसका अमाउंट यहाँ ज्यादा होता है, और इस वजह से इसमें कौन सा कलर आता है? ब्राउन कलर आ जाता है, ठीक है। फिर चौथा जो डिफरेंस है यहाँ पर वो ये है कि इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन अडल्ट्स। येलो एडिपोज टिश्यू किसमें पाया जाता है? अडल्ट्स। Adult. और वहीं पर ब्राउन की बात करोगे तो ये किसमें पाया जाता है? Infants. ये इन्फेंट्स में होता है, और ये हाइबरनेटिंग एनिमल्स में है। अब आप सोच सकते हैं क्या वजह होगी कि इन्फेंट्स में और हाइबरनेटिंग एनिमल्स में ब्राउन फैट प्रेजेंट है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा है,
तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन की पावर किसमें ज्यादा है? ब्राउन एडिपोज ब्राउन एडिपोज में ब्राउन में तो एडिपोज ये जो लगभग हम कहते हैं 20 टाइम्स मोर ऑक्सीडेशन पावर। बट ये जो ऑक्सीडेशन पावर है वो किस लिए, क्या करने के लिए? इंसुलेशन इंसुलेशन वगैरह प्रोवाइड करने की इन्फेंट्स में क्या जरूरत है इंसुलेशन की? एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए है, ठीक है, हीट प्रोवाइड करने के लिए, हीट प्रोवाइड करने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। इन्फेंट को क्या जरूरत है हीट की? बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। सर उनमें कोल्ड मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। बॉडी टेम्परेचर तो हम में भी मेंटेन हो रहा है ना, हम अडल्ट हो गए, हमारे पास येलो एडिपोज टिश्यू है तो भी तो मेंटेन हो रहा है। सर इन्फेंट्स में मेटाबॉलिज्म का रेट फास्ट होता है। सर उनका रेट बहुत कम होता है डिजीज से फाइट करने का। ठीक है, चलो कुछ कुछ तो ठीक ही बता रहे हो। चलो देखते हैं क्या है एक्चुअल वजह। देखो इन्फेंट जो है वो उसकी बॉडी ना छोटी सी है, ठीक है, बॉडी जो है वो छोटी। और आपको पता है अगर स्मॉल साइज होता है तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो अगर देखोगे तो ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा ज्यादा होता है सर। ज्यादा। हायर सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो, ठीक। तो अगर सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब बॉडी में जो भी हीट जनरेट हो रही है उसका लॉस भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब बॉडी को अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए नॉर्मल जो थर्मो रेगुलेशन है उसके अलावा भी हीट जनरेट करनी पड़ेगी। अब एक बात बताओ, जब हम लोगों को सर्दी लगती है तो हमारे बॉडी में क्या दिखाई देता है, इफेक्ट क्या दिखता है बॉडी के? शिवरिंग और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, छोटे बच्चों में शिवरिंग नहीं होती। तो बेसिकली अगर मैं कहूं बॉडी हीट जनरेट करना चाहती है तो उस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? थर्मोजेनेसिस। तो थर्मोजेनेसिस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा दो टाइप्स में। एक होता है हमारा नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और दूसरा होता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। जब मलेरिया का फीवर होता है तब कौन सी थर्मोजेनेसिस होती है दोनों में से? शिवरिंग वाली होती है। और होगा क्या ना कि देखो शिवरिंग में देयर विल बी इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कौन सी मसल्स? देखो भाई ऐसा है कि जो स्केलेटल मसल्स है हम बोलते हैं कि वो वॉलंटरी मसल्स होती हैं, हमेशा वॉलंटरीली काम करती हैं। लेकिन जब बॉडी को हीट जनरेट करनी होती है बाय शिवरिंग तब जो स्केलेटल मसल्स हैं उनपे इनवॉलंटरी कंट्रोल काम करता है ब्रेन का, ठीक है, ये बात याद रखना। तो अब अगर स्केलेटल मसल्स को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराया जाएगा तो इसमें एनर्जी खर्च होगी कि नहीं होगी सर। और वही जो एनर्जी है that will be dissipated as heat और फिर इसकी वजह से जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज किया जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, छोटे बच्चे में तो वैसे ही मसल्स वगैरह कम है, अभी इतनी कहाँ डिपॉजिट है। अगर छोटे बच्चे में शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हो गई तो उसका फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है सर, बॉडी वीक हो जाएगा ना बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए छोटे बच्चों में ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है वो प्रोड्यूस करता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और इसमें कौन रोल प्ले कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यू। दे generate heat
ठीक है, और जब हीट जनरेट होगी तो हीट लॉस को प्रिवेंट किया जा सकेगा। और अब यही तुम देख लो इनके केस में, हाइबरनेटिंग एनिमल्स के केस में, ये कौन से एनिमल्स होते हैं, किस क्लाइमेट में हाइबरनेट करते विंटर हैं? स्लीप, विंटर cold स्लीप में climate, जाते हैं, तो विंटर्स में बहुत कोल्ड है टेम्परेचर लो बाहर, और टेम्परेचर। हाँ, तो इसमें भी बॉडी हीट को कंजर्व करना है ना। तो अगेन इन्होंने जो खूब सारा खाया होता है 6 महीने समर्स में, तो उसको ये किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ब्राउन एडिपोज टिश्यू में, और उसके बाद दैट इज अगेन इन्वॉल्व इन नॉन शिवरिंग। non-shivering thermogenesis. ठीक है, देखो होता क्या है, यूजुअली माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है कि नहीं? बनता है सर। कौन से प्रोसेस से बनता है? ऑक्सीडेशन से बनता है। तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव Phosphorylation. फॉस्फोराइलेशन। एटीपी फॉर्मेशन इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और ये किसके साथ लिंक्ड होता है? ETS. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये होते हैं कपल्ड। जब ये प्रोसेस कपल्ड होते हैं तब इसमें एटीपी जनरेट होता है। अगर इस प्रोसेस को, इफ दिस प्रोसेस इज अनकपल्ड, तब यहां पर एटीपी नहीं फॉर्म होगी, तब यहां क्या जनरेट होगी? हीट। Heat. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, हीट एनर्जी में, नॉट इन एटीपी। तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड अनकपलिंग प्रोटीन, और वो प्रोटीन क्या करता है? तो इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस मैंने बताया ना नॉर्मल वाला, इसको वो क्या कर देता है? uncoupled करके heat अनकपल कर produce. देता है। तो अनकपल कर देगा तो क्या जनरेट होने लगेगी? हीट जनरेट होने लगेगी। Heat. ठीक है, so this is the role of brown adipose tissue. Is that clear? Yes sir. Yes, sir. यस सर। Okay. बाकी बेटा तुमसे पूछा जाए एडिपोज टिश्यू के फंक्शन क्या हैं? यस सर। पूरे बॉडी में क्या क्या फंक्शन बताओगे, बताओ। सर फैट स्टोर Fat करते हैं सबसे store पहले। करता है। कुशन कवर, कुशन कवर। बिल्कुल ठीक बात है। चलो ये सब तो बहुत जनरल फंक्शन है, तुम्हें पता ही होंगे। कुशन है, कुशनिंग इफेक्ट है, या हम कहें शॉक एब्जॉर्बर है। और बताओ। इंसुलेटर है प्रोटेक्शन। हाँ, या हम बोले हीट कंजर्वेशन। ये नहीं बोला तुमने रिजर्व फ्यूल है, रिजर्व फ्यूल भी तो है। Yes, Sir. अच्छा, और किस काम में इन्वॉल्व है? सर ओबेसिटी में वेट इंक्रीज होता है। तो नहीं, वेट इंक्रीज करना बेटा फंक्शन नहीं है उसका, वो तो तो ज्यादा excess of fat store होने की वजह से हो जाता हाँ, वो एक्सेस फैट स्टोरेज की वजह से होता है। अगर एक्सेस ऑफ, हाँ ये भी पॉइंट एनसीईआरटी में है। ठीक है, एनसीईआरटी का ये भी एक पॉइंट है कि बॉडी में जो भी एक्सेस है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है, वो सब इसी में स्टोर होता है। yes they are stored as fat in adipose tissue। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ज्यादा ऑयली खाना खाने से, छोले भटूरे पूड़ी और ये सब खाने से ही चर्बी बढ़ती है या फैट बढ़ता है, फैट डिपॉजिट होता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट भी एक्सेस में ले रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट भी अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैट में। फैट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्टोर करने के लिए। ठीक है, अच्छा मोहित इज आस्किंग कपल और अनकपल प्रोटीन, फिर से बताना पड़ेगा। मोहित बेटा, मैंने ये वाली जो बात बताई, ये सिर्फ मैंने किसके लिए बताई है?
उन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो किसमें प्रेजेंट है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यू, दे हैव एन अनकपलिंग protein which is known as thermogenin। इसका नाम थर्मोजेनिन क्यों है समझ रहे होगे, since it generates heat via uncoupling the process of ETS and oxidative phosphorylation। खुशी जैन, ये बता तो दिया मैंने, थर्मोजेनिन। यस, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन सब बॉडी जो हीट है वो सब कंजर्व करने के लिए होता है। एस्टिवेशन में क्या है, adipose tissue store fat in which form? Adipose tissue store fat in the form of fat। फैट क्या है, स्टोरेज ही तो है। क्या पूछना चाह रहे हो? चलो, मैंने इसमें तुम्हें ये बताया कि नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये कपल्ड होता है, मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करता है, तब एटीपी जनरेट होता है। अगर इस प्रोसेस को अनकपल कर दिया जाए तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, उस मूवमेंट की वजह से जो भी एनर्जी है वो एटीपी में ना जाकर हीट के फॉर्म में खर्च होगी, और जब हीट के फॉर्म में खर्च होगी तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। ठीक है? हाँ भाई, और कुछ फंक्शन बता रहे थे तुम लोग? रिजर्व फ्यूल है, कुशनिंग इफेक्ट है, इंसुलेटर है, कैमल के हम्प में भी होता है। हाँ बिल्कुल। इट कैन जनरेट मेटाबॉलिक वाटर as in the case of कैमल। कैमल का जो हम्प है, बचपन में पढ़ते थे, हम्प में पानी स्टोर होता है। पानी नहीं स्टोर होता, क्या स्टोर होता है? फैट स्टोर होता है। फैट स्टोर होता है, और जब वो फैट मेटाबोलाइज होता है तो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट जो है उसमें वाटर निकलता है, और वो वाटर बॉडी यूज करती है। तो हम्प में एडिपोज टिश्यू है जो कि मेटाबॉलिक वाटर जनरेट करता है। और एक और जानवर है, कैंगरू रैट। कैंगरू रैट जो है, यस, ये भी अपने लाइफ टाइम में पानी नहीं पीता, ये बेसिकली जो भी खाता है वो उससे ऑक्सीडाइज करके पानी बनाते हैं। उसको फैट में कन्वर्ट करता है, फिर फैट जब भी यूज कर रहा होता है तो उससे वाटर रिलीज करता है, और वही वाटर बॉडी यूज कर लेती है। तो ये सारे फंक्शंस हैं इसके। एडिपोज टिश्यू डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर होती है। बेटा ये मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म भी होगा, ट्राइग्लिसराइड से और ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी होंगे, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के फॉर्म में भी स्टोर होगा।
ट्राइग्लिसराइड से हायर फॉर्म है। ट्राइग्लिसराइड तो सिंपल लिपिड है, ठीक है अजय। जब बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पर देखेंगे जो लिपिड है उनमें और कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी होते हैं। अरे तुमने कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल है, लेसिथिन है। लेसिथिन क्या है? ट्राइग्लिसराइड से हायर फॉर्म है ना, फॉस्फोलिपिड है। तो अगर कोई लिपिड फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलोगे? सिंपल लिपिड या कॉन्जुगेटेड लिपिड? Conjugated. कॉन्जुगेटेड बोलोगे। इसी तरह स्फिंगोलिपिड्स हैं, माइलिन है, ठीक है। न्यूरॉन्स में भी तो फैट की डिपोजिशन होती है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एरियोलर टिश्यू की। तो एरियोलर टिश्यू में तो पहले जो क्वेश्चन एक तुम्हें मिलेगा वो लिख देता हूं। इट इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड Connective tissue. and hence the most abundant connective tissue। अब देखो, अगर मैं एक टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू पहले बताता या मैं इसको बताता, दोनों सेम ही होता। मैं यहीं पर जो बेसिक कनेक्टिव टिश्यू के फीचर्स होते हैं एरियोलर टिश्यू के साथ में ही कवर कर रहा हूं, ठीक है बेटा। कि जो भी कनेक्टिव टिश्यू होगा उसके पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी? सेल्स, और सेल्स के अलावा उसके पास होंगे Fiber. मैट्रिक्स, और इसी मैट्रिक्स में या जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस कह रहे हैं इसी में प्रेजेंट होंगे उसके पास फाइबर्स। तो सबसे पहले हम किससे डील कर लेते हैं? सेल्स से, कि एरियोलर टिश्यू में कौन कौन से टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल फाइब्रोब्लास्ट सेल यहाँ पाए जाते हैं। अब जैसा कि इसका नाम बता रहा है फाइब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट वर्ड कहीं देखोगे तो समझ जाना क्या है ये? Formation. ऐसा सेल है जो कुछ बनाएगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ब्लास्टुला या ब्लास्टोमेयर्स, तो वो सारे सेल्स क्या हैं? वो जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं ना, आगे चल के कुछ बनाएंगे। तो ये क्या बना रहे हैं वो इनके नाम में ही लगा होता है। आप कहेंगे Fibers. हाँ, फाइबर। दे सेक्रीट फाइबर्स। और सिर्फ फाइबर ही नहीं सेक्रीट करते, और क्या सेक्रीट करते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। और एनसीईआरटी कह रही है कि मैट्रिक्स में, और एनसीईआरटी क्या, मैंने भी आपको बताया है पहले, क्या प्रेजेंट है मैट्रिक्स में? पॉलीसैकेराइड्स। याद है कुछ? जीएजीज बताया था। Yes, sir. Leucine and GAGs. ग्लाइकोसामिनो ग्लाइकन्स। Amine. तो these are what? These are polysaccharides। तो फाइब्रोब्लास्ट ये फाइबर सेक्रीट करते हैं। और बेसिकली यहाँ जो फाइबर सेक्रीट होते हैं वो 3 टाइप के सेक्रीट होते हैं। कौन कौन से? कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स, White fibers. रेटिकुलर फाइबर्स। ये 3 टाइप के फाइबर्स हैं, इनका भी आगे हम कंपैरिजन करेंगे। कोई और टाइप की सेल? Mast cell. ठीक है, यहाँ Cells. आपको मास्ट सेल दिखाई दे रही है। तो मास्ट सेल जो है ये क्या करती है? माइक्रोफाजेस। एक एक करके देखते हैं बेटा सेल, है ना। मास्ट सेल Heparin and secretes- histamine. एक मिनट, मास्ट सेल सेक्रेट करता है ये केमिकल, हिस्टामिन। Heparin. Heparin. Serotonin. Bradykinin. हाँ ठीक है, पहले मुझे ये बताओ हिस्टामिन का क्या रोल होता है? Vasodilator. Vasodilator. ये वैसो डायलेटर होता है। एंटीकोगुलेशन। हिस्टामिन ही एंटीकोगुलेशन। Natural. इट इज द मेन Inflammation. इन्फ्लेमेटरी फैक्टर। जब बॉडी में एलर्जी होती है तब भी तो तुमने पढ़ा है। यस तबरीज, क्या कहना चाहते हो? बोलो तबरीज आलम।
चलो, कोई डाउट नहीं है, खाली सर लिख के छोड़ दिया, ठीक है भाई। तो हिस्टामिन जो है ये मेन इन्फ्लेमेटरी फैक्टर है। जब एलर्जी हम पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, तब भी वहां तो पढ़ा है कि मास्ट सेल जब स्टिमुलेट होते हैं एलर्जन की वजह से, तो वो मेनली क्या सेक्रेट करते हैं, हिस्टामिन, और हिस्टामिन कॉजेज इन्फ्लेमेशन। हिस्टामिन वासोडाइलेटर भी है। दूसरा केमिकल क्या सेक्रेट होता है, heparin, सेरोटोनिन। हेपेरिन भी है, सेरोटोनिन भी है। तो ये सेरोटोनिन का काम क्या है, vasoconstrictor, Constrictor. ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का रोल प्ले करेगा। तो अगर कहीं पर इंजरी हुई है, ठीक है, या ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना है, अगर ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना है, तो सेरोटोनिन वहां पर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा। इसलिए हम लिख देते हैं इट कैन प्रिवेंट ब्लड लॉस। इसके अलावा heparin, Bradykinin. ब्रेडिकाइनिन है। ब्रेडिकाइनिन भी एक्चुअल में वैसोडाइलेशन ही करता है, और ये पेन भी इंड्यूस करता है, पेन इंड्यूसर भी है। इसके अलावा एक और है आपने जो बताया, दैट इज हिपेरिन। और हिपेरिन ये बॉडी का नेचुरल anticoagulant, एंटी बिल्कुल सही बात है। तो अजय इज आस्किंग व्हाट इज द कॉज ऑफ, व्हाट कॉजेज द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। allergy, एलर्जी तो है ही, एक्चुअली वो मेरे ख्याल से फैक्टर पूछ रहा है। देखो, जो भी कॉजेटिव एजेंट है एलर्जी का, उसको हमने कहा एलर्जन। एलर्जन जब बॉडी में आता है, तो एलर्जन इंड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ IgE। IgE क्या है, immunoglobulin, Antibody epsilon. इम्यूनिटी। हाँ, इम्यूनोग्लोबुलिन है, और ई का मतलब एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन। हाँ, उसको हम बोलते हैं IgE। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई है, ये एलर्जी के रिएक्शंस को मीडिएट करता है। अब ये जो IgE है, इट बाइंड्स ऑन मास्ट सेल्स, और उसके बाद मास्ट सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, हिस्टामिन के ग्रेन्यूल्स, तो वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। और फिर हिस्टामिन जो है, इट प्रोड्यूसेस वेरियस इफेक्ट्स which lead to inflammation। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सब चीज हम तब डिस्कस करेंगे जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे, एक्चुअल में जब एलर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हम टिश्यूज पढ़ रहे हैं, तो उसकी डिटेल में अभी नहीं जाते। तो मास्ट सेल जो है ये सिक्रीट करता है हिस्टामिन, और मास्ट सेल जैसा ही फंक्शन ब्लड में कौन करता है, basophils, बेसोफिल्स करते हैं। वेरी गुड। फंक्शन सिमिलर टू मास्ट सेल्स। तो चलो, दो सेल्स तुमने बता दिए, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं और मास्ट सेल्स। और बताओ क्या है, Macrophages. मैक्रोफेजेस। 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 इन मैक्रोफेजेस को और क्या बोलते हैं, दे आर आल्सो नोन एज हिस्टियोसाइट्स। हिस्टोसाइट्स। अच्छा, मैक्रोफेजेस जैसा कि नाम Phagocytes. बता रहा है, ये क्या होते हैं, दीज आर acidic in nature, phagocytic cells। they phagocytose any debris, कोई वेस्ट वगैरह एक्यूमुलेटेड है टिश्यू में, तो उसको एंगल्फ करते हैं। डेब्री है, माइक्रोब्स हैं, डेड सेल्स हैं,
एटसेट्रा, उसको ये एंगल्फ करके डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहीं पे जब बात आती है मैक्रोफेजेस की, तो हम डिस्कस कर लेते हैं पूरे बॉडी में अलग अलग टिश्यूज में कुछ मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है। तो देखो, ब्लड में जो मैक्रोफेज है, ब्लड में भी तो होते हैं मैक्रोफेजेस, Yes, sir. वो तो पूरे बॉडी में घूमते रहते हैं, तो उनको आप क्या कह सकते हो? Wandering macrophages. हाँ, वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस। लेकिन कुछ ऐसे मैक्रोफेजेस भी हैं जो एक ऑर्गन में ही लिमिटेड होते हैं, दूसरे ऑर्गन में नहीं जाते, तो उनको बोलते हैं फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। दे आर restricted to an organ। अब चलो मुझे बता दो जरा, बॉडी में अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स में ग्लायल सेल्स, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन में है माइक्रोग्लायल, हाँ माइक्रोग्लायल, माइक्रोग्लायल सेल्स, बिल्कुल ठीक बात है। दीज आर ब्रेन मैक्रोफेजेस। डस्ट सेल्स या एल्वियोलाई, लंग्स में होते हैं आपके ये डस्ट सेल्स होते हैं। लीवर में कफर सेल्स, Buffer cells in liver. अब याद है लिवर में कफर सेल्स, कौन कफर सेल्स, 12 स्किन में लैंग्वेज सेल्स, कौन सी सेल्स? बोलो, क्या बोल रहे थे? लैंगरहैंस सेल्स। देखो, एक हम पढ़ते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, Pancreas. वो पैंक्रियाज में है, ठीक है। लैंगरहैंस सेल्स जो है ये मैक्रोफेजेस हैं। किसके? Skin. स्किन के। तो ठीक है, मैक्रोफेजेस होते हैं एरियोलर टिश्यू में, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है? एक ये सेल्स भी तो पड़े होंगे, प्लाज्मा सेल्स। कार्टव्हील सेल, हाँ, कार्टव्हील सेल्स भी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों बोलते हैं कार्टव्हील सेल्स? स्ट्रक्चर होता है इनका ऐसे। स्ट्रक्चर तो है, ये देखो, इसमें जो क्रोमैटिन होता है ना, क्रोमैटिन क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस sir. के अंदर है ना। तो क्रोमैटिन इज अरेंज्ड सच दैट इट अपीयर्स एज अ कार्टव्हील। कार्टव्हील टाइप की अरेंजमेंट हो जाती है। सपोज जैसे ये सेल है, प्लाज्मा सेल, तो इसके अंदर जो क्रोमैटिन है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो कुछ इस तरीके से अरेंज होगा। ऐसा तो लगेगा कि कार्ट व्हील अरेंजमेंट हो गई है, ठीक है। बाकी ये प्लाज्मा सेल्स एक्चुअल में होते क्या हैं? These plasma cells are actually B lymphocyte. B lymphocytes। तो अगर ये B lymphocytes हैं तो इनका काम क्या होगा? एंटीबॉडीज Antibodies. करना, एंटीबॉडीज बिल्कुल सही बात है, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके प्लाज्मा सेल्स। अच्छा, प्लाज्मा सेल्स हो गए, इसके अलावा और कौन सी सेल है? एडिपोज सेल्स, mesenchymal cells, एक तो यही हो गए एडिपोसाइट्स। अरे भाई, फैट सेल्स नहीं होंगे क्या एरियोलर टिश्यू में? होंगे सर. होंगे, Yes. और जहां पे बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वहीं पे हमने उसको अलग से टिश्यू बता दिया। कौन सा टिश्यू? Adipose. एडिपोज, ठीक है। उसके अलावा mesenchymal cells, क्रोमैटोफोर्स। Metaphors. ये क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं? दीज आर पिगमेंट सेल्स। एंड बियरिंग सेल्स। हाँ, तो पिगमेंट बियरिंग सेल्स हैं, बिल्कुल सही बात है। फोरा वर्ड कहीं लगा होगा तो उसका मतलब बियरिंग होता है। वेरी गुड।
क्रोमा मतलब क्या है? कलर है। कलर। तो हमारे बॉडी में कौन है ये? एग्जाम्पल मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो क्रोमेटोफोर्स हैं। बाकी अदर एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर भी होते हैं, जैसे एम्फीबियंस में है ना? एम्फीबियंस में डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। Yes, sir. हमारे पास तो एक ही टाइप का पिगमेंट होता है स्किन में, मेलानिन। इनमें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और कोई सेल रहती है? Mesenchymal cells. mesenchymal cells, yes we can say mesenchymal cells, but mesenchymal cells जो है बेटा, ये एक स्टेज तक प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कौन सी स्टेज में? फीटस में। ये फीटस स्टेज में ज्यादातर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत स्टिकी होता है, तो उसको बोलते हैं मेसेनकाइम। ठीक। अरे भाई, फीटस की स्टेज में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम क्या होता है? Embryo. ये नाम सुना है? नहीं। वाटन्स जेली। यस। Yes. वाटन्स जेली, हाँ, वाटन्स जेली जो है वो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है, और उसमें जो सेल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दे आर मेसेनकाइमल सेल्स। तो इसको मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू कह दो, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू कह दो, ठीक है, या इसको वाटन्स जेली बोलते हैं। तो दीज आर द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बेसिक कनेक्टिव टिश्यू होगा, उसमें भी सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। बेटा वो आपके यहाँ पर नेटवर्क की इशू होगी। सबको हो रही है क्या वॉइस लैग? No, sir. No, sir. नहीं सर। तो ये तो बेटा इंडिविजुअल लेवल पे रहेगी दिक्कत, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का मामला है, क्या कर सकते हैं। बट ओके मैं सर। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में पाया जाता है, और इसको हम वाटन्स जेली बोलते हैं। ठीक। तो these are the basic types of cells which may be present in connective tissue or basically areolar tissue. अब बात करते हैं, हमने जो शुरू में कहा था कि जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या सेक्रेट करते हैं? फाइबर्स। फाइबर्स। ये जो फाइबर्स हैं ये 3 टाइप के फाइबर्स हैं, तो एक बार इनका हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, ये रहे आपके 3 टाइप के फाइबर्स। So these are the types of fibers in connective tissue. 3 मेन टाइप के फाइबर्स हैं, कोलेजन, इलास्टिक या इलास्टिन फाइबर्स या रेटिकुलर फाइबर्स। अगर मैं इनकी लोकेशन को कंपेयर करूं तो कोलेजन फाइबर्स जो हैं ये मोस्ट अबंडेंट किसमें पाए जाते हैं? टेंडन। इलास्टिक फाइबर सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? लिगामेंट। लिगामेंट। Ligament. और रेटिकुलर फाइबर्स उन जगहों पर पाए जाएंगे जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं चाहिए। ठीक, जैसे कि स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, बोन मैरो है, या फिर हम कहें कि ये उस जगह पाए जाएंगे जहां पर बहुत प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है टिश्यू की। तभी तो जो लिम्फ होता है, आई मीन लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होती हैं, उसमें ये टर्म यूज होता है ना, लिम्फोइड, OID, नॉट वेल अरेंज्ड और डेवलप्ड। प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को क्या बोलते हो? Nucleoid. न्यूक्लियोइड, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, क्रोमैटिन बस डिफ्यूज होता है, तो वहां पर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। उसी तरह जो हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी बहुत प्रॉपर एक फिक्स अरेंजमेंट नहीं है फाइबर्स की। वो फाइबर्स सिंगली अरेंज्ड होते हैं, मतलब सिंगली प्रेजेंट होते हैं, और मजबूती के लिए सिर्फ आपस में क्या बना लेते हैं? नेटवर्क बना लेते हैं। तो ये स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, या बोन मैरो हो गया, ये सारा आपका कौन सी ऑर्गन में आता है?
lymphoid. लिम्फोइड ऑर्गन में आता है। अरे भैया याद है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, Yes, Yes, sir. Yes. ज्यादा Yes, दूर की sir. बात नहीं है, हाल में ही पढ़ा होगा, है ना। ठीक है, फिर बात करते हैं कोलेजन फाइबर जो है ना, कोलेजन फाइबर को कहते हैं बहुत स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग क्यों होता है? व्हाई इट इज टफ? बिकॉज इट इज बंडल्स में बंडल्स। Bundles में present. हाँ, और इलास्टिक फाइबर, इसका तो नाम ही ऐसा है क्योंकि इसके पास क्या है, इलास्टिसिटी। और इसमें सबसे कमजोर कौन से हैं? reticular fiber. fibers. और क्योंकि ये सबसे कमजोर है इसलिए झुंड में प्रेजेंट है, ये समझ लो, दे फॉर्म नेटवर्क। ठीक है, बाकी कलर की बात करोगे तो जो कोलेजन फाइबर है दे अपीयर टू बी ग्लिसनिंग व्हाइट। इलास्टिन फाइबर्स जो है ये येलोइश दिखते हैं और Yellow. रेटिकुलर फाइबर भी व्हाइट दिखते हैं। कोलेजन फाइबर बंडल के फॉर्म में है, बाकी दोनों सिंगली प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कोई टिश्यू, एक मिनट, कोई टिश्यू लेता हूं, तो इस टिश्यू में अगर मुझे कोलेजन की अरेंजमेंट देखनी हो, कोलेजन फाइबर की अरेंजमेंट देखनी हो, तो मुझे कोलेजन फाइबर हमेशा कैसे दिखेंगे? Bundles में बंडल्स में। ये बंडल्स में दिखेंगे। और अगर मुझे इलास्टिन फाइबर देखना हो तो ये मुझे सिंगली Single. दिखेगा। और कैसा दिखेगा? ब्रांच। branch. और रेटिकुलर फाइबर देखने हो तो network branch. ये ऐसे झुंड में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, छोटे होंगे और थोड़े से थोड़ा थोड़ा ये क्या बनाएंगे? नेटवर्क बनाएंगे। Network. तो ठीक है, डायग्राम से क्लियर है? ये किस फॉर्म में? बंडल के फॉर्म में। ये सिंगली है और ब्रांच्ड भी है, और ये भी ब्रांच्ड है और नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक, ये लिखा है ना लॉन्ग है। ठीक, तो ये वाले शॉर्ट होते हैं। बाकी प्रोटीन की बात करोगे तो जैसा फाइबर का नाम है वैसे ही उसका प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन और रेटिकुलिन प्रोटीन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। अब इन तीनों में से भी अगर पूछा जाए कौन सा मोस्ट अबंडेंट है? कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स are the most abundant of all fibers. ठीक है, क्लियर है इतना? Yes. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें थोड़ा सा मैं मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर देता हूं। मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट हैं आपके ग्लाइकोसा माइनोग्लाइकन्स। And these are what? These are made up of Polysaccharides. So chemicals which may be present here are, example की बात कर लो, hyaluronic acid, केराटिन सल्फेट, डेक्स्ट्रिन सल्फेट। केराटिन सल्फेट है, ठीक है, डर्मेटन सल्फेट है, एक तुमने ये भी पढ़ा हुआ है कॉन्ड्रोइटिन Chondroitin sulfate. सल्फेट। अब ये कॉन्ड्रोइटिन, कॉन्ड्रो वर्ड जो है ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है? कार्टिलेज के लिए। कार्टिलेज भी एक टाइप का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। Yes, sir. तो उस कनेक्टिव टिश्यू में भी मैट्रिक्स होगा। अब वहां पे ये सब होंगी तो सारी चीजें, लेकिन ज्यादा क्या होगा वहां पे? Chondroitin कॉन्ड्रोइटिन sulfate. ठीक है। इसी तरह जो स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है उसमें केराटिन सल्फेट। Keratin or dermatin. डर्मा मतलब तो स्किन ही होता है, ठीक है ना। और हेलुरोनिक एसिड तो सभी जगह पाया जाता है। हेलुरोनिक एसिड तो तुमने कोरोना रेडिएटा में भी पढ़ा है, याद है? Yes, sir. Yes, sir. ओवम की जो सराउंडिंग होती है, ये ओवम है, ओवम की सराउंडिंग में ये जोना पेलुसिडा हो जाएगा, ये हो गया जोना पेलुसिडा। और उसके अलावा
उसके बाहर ये क्या प्रेजेंट होते हैं? कोरोना रेडिएटर हाँ, ये कोरोना रेडिएटा है। इन सेल्स का नाम क्या होता है, याद है किसी को? Granulosa cells. ग्रेनुलोसा सेल्स। और पूरी जो अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटर कोरोना रेडिएटा। और इन सेल्स के बीच में ये जितना भी कनेक्टिव टिश्यू होगा, यहाँ पर ये होगा ना, इंटरसेलुलर Yes, sir. मैट्रिक्स, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? हेलुरोनिक एसिड हेलुरोनिक एसिड। और इसीलिए स्पर्म के पास कौन सा एंजाइम होता है इसको डाइजेस्ट हेलुरोनिक नाइडेज होता है। ठीक है। बाकी मैट्रिक्स के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो उसमें यही आएगा कि भाई मैट्रिक्स कौन सेक्रीट करता है, ठीक, या फिर ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ नोट में ये आएगा, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें मैट्रिक्स नहीं होता, सॉरी Blood and lymph. मैट्रिक्स में फाइबर्स नहीं होते मैट्रिक्स में। Blood and lymph. ब्लड एंड लिम्फ यानी जो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, they do not have मैट्रिक्स और फाइबर fibers, do not have fibers in the matrix। नहीं, मैट्रिक्स तो होता है बेटा, बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है कि ब्लड और ये जो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, इनका जो मैट्रिक्स है वो ये खुद नहीं बनाते। बताओ कौन बनाता है? वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स कौन बनाएगा? Bone marrow. अबे लीवर। सिकंदर आलम क्या हो गया? भूल गया। भूल गए। ब्लड में जो भी प्रोटीन्स होते हैं कहाँ से सेक्रेट होते हैं? लीवर से लीवर से। लीवर ही तो बनाता है, ठीक है। और जब मैं एरियोलर टिश्यू के बारे में बात करूंगा, मैं कहूंगा एरियोलर टिश्यू में मैट्रिक्स किसने बनाया? फिब्रिनोब्लास्ट मैट्रिक्स इज सेक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट। फिर मैं कहूंगा बोन मैट्रिक्स कौन सेक्रेट कर रहा है? बेटा, बोन में कहां से Osteocyte. Osteoblast. हाँ, ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट सेक्रेट करेगा और फिर ओस्टियोब्लास्ट जब ओस्टियोसाइट बन जाएगा तो बोन मैट्रिक्स को मेंटेन करेगा, मतलब जितना है उतना मेंटेन करके चलेगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ कार्टिलेज की मैट्रिक्स, Chondroblast. कार्टिलेज मैट्रिक्स इज सेक्रेटेड बाय कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो बेटा यहाँ पे ना कार्टिलेज की बात हो या बोन की बात हो तो यहाँ पर बेसिकली ओस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो हैं ये स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो मैट्रिक्स बनाती हैं। वैसे अगर जनरली पूछा जाएगा कि कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स कौन सेक्रेट कर रहा है तो आंसर क्या दोगे? फिब्रोब्लास्ट Fibroblast. ठीक है। कौन सा टिश्यू है जिसके मैट्रिक्स में फाइबर नहीं होते? तो वैस्कुलर Vascular connective tissue. Vascular connective tissue. ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर थैंक कोई यू सर। डाउट वगैरह है तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट क्लास में बेटा बोन कार्टिलेज ब्लड लिम्फ ये सब पढ़ के बैठना, ठीक है। ब्लड वाला टॉपिक पढ़ लेना, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से। ब्लड हम यहीं पे कवर कर लेंगे तो वहां पर हमारा टाइम सेव हो जाएगा बॉडी फ्लूइड्स वाले चैप्टर में, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है देन, थैंक यू ऑल। सर तो हम की फंक्शन